तो हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का ये भाग 3 है। कौन सा है? भाग 3। भाग 1 और भाग 2 चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड हो गए, चैनल पर अपलोड हो गए हैं। ठीक है, और उनको देखने के लिए आप कक्षा 12 जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहीं पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले भाग 3। ठीक है, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 में हमने बहुत कुछ देखा कि जीवों में कितनी विविधता पाई जाती है, धान की लगभग कितनी विविधता पाई जाती है, आम की कितनी विविधता पाई जाती है। अगर हम लोग संघ आर्थ्रोपोडा देखें तो आर्थ्रोपोडा में कितनी ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है। कितने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके, पता है? नहीं पता? देखो, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मैं टोटल आपको NCERT पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो कोई नहीं पढ़ाता उसे हम पढ़ाएंगे, उसे आसान भाषा में पढ़ाएंगे। तो देखो, आप लोग ना वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करो। इतना बोरिंग तो मैं पढ़ाता नहीं कि भैया बोरिंग पढ़ा देता हूं तुम लोग बोर हो जाते हो। ठीक है, चलो, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ना कीट कितने पाए जाते हैं, है ना, मछली मत्स्य कितने पाए जाते हैं, और भी चीजें, बहुत चीजें देखी थी हम, क्या क्या सारी चीजें पाई जाती है ना। कवक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मछलियां सबसे ज्यादा 50% पाई जाती है, और कीट वगैरह ना सबसे ज्यादा पाए जाते हैं संघ आर्थ्रोपोडा में। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का है। आज का हमारा एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है, क्या है कि जैव विविधता के प्रतिरूप। ठीक है, क्या है बच्चे? जैव विविधता के प्रतिरूप। जैव विविधता के प्रतिरूप या फिर पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता के प्रतिरूप क्या है? देखो, इसमें हम लोग पर्सनली यही पढ़ेंगे कि जीवों में जो विविधता होती है वो किस प्रकार से होती है, किस एरिया में कैसे जीवों की विविधता होती है, कौन से जीवों की अधिक मात्रा होती है, कौन से जीव कम मात्रा में होते हैं, जिनकी अधिक मात्रा होती है वो पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, है ना, और जिनकी कम मात्रा होती है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको पर्यावरण में कैसे रखा जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, बस यही पढ़ेंगे। आइए इसमें ये पढ़ते हैं जैव विविधता में कि किस एरिया में पाए जाने वाली जीवों की क्या क्या विविधता है। जैसे हम लोग जब जीव समष्टि पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे थे ना, उष्णकटिबंधीय वन, है ना, उप उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन। ठीक है, फिर आ गए अल्पाइन टुंड्रा आ गए। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंच गए। ठीक है, देखे थे, सब चीज पढ़े थे ना। वही यहां पर हम लोग समझेंगे, वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वही पढ़ेंगे। अब देखो, सपोज दैट, वो सपोज का है, कुछ मतलब ना मानो, अरे मानना तो पड़ेगा ना। जैसे सपोज दैट, क्या, जैसे मैं यहाँ पे अर्थ बनाने वाला हूं, हाँ तो अर्थ तो मानोगे ही ना, अंडा का रहेगा। ठीक है, मान लो ये अर्थ है, क्या है? ये है पृथ्वी। पृथ्वी, आपको पता है ना भूमध्य रेखा क्या होती है? पता है? देखो, जो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा जाती है ना, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा। और एक चीज सोचते होगे कि भैया भूमध्य रेखा इसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो भैया भूमध्य रेखा को ही हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अब देखो, समझाने वाला मैं क्या बोल रहा हूं, ये पृथ्वी है, ये इसका पोल है, ध्रुव है। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होती है? ध्रुव में क्या होती है? ध्रुव में अधिक ठंडी होती है। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी होती है। जहां से भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा निकलती है, वहां पर तो टेम्परेचर खैर अच्छा खासा होगा, है ना, टेम्परेचर ठीक ठाक होता है। तो हमने देखा कि जब हम इसमें क्या पढ़ेंगे जैव विविधता के प्रतिरूप में, कि जब हम विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो हमको जैव विविधता कम देखने को मिलती है। ठीक है, जब हम भूमध्य रेखा से यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो हमें जैव विविधता कम देखने को मिलती है। यानी कि इसके पास में कौन है? यहां पे कौन है? यहां पे है जैसे उष्णकटिबंधीय वन। कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय वन, है ना। यहां पे कौन है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वन वर्षावन यहां पे है।
अब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 24 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना? पढ़े थे ना जैव विविधता में, जीव और समष्टि में बोला था ना, इस चीज को याद कर लो, है ना? तो क्या मिला हमें? उष्ण कटिबंधीय वन मिला, ठीक है। अब सेकंड हम लोग ऊपर बढ़े, उप उष्ण कटिबंधीय वन मिल गया, ये यहां पे आया उप उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। उप उष्ण कटिबंधीय वन का टेम्परेचर कितना हुआ? 17 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी सेल्सियस, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर कम था, यहां पे ज्यादा हो गया। अब उप उष्ण कटिबंधीय वन के बाद हमें मिला शीतोष्ण वन, ठीक है। पढ़े थे आप लोग, क्या पढ़े थे? शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन का टेम्परेचर होता है 7 से लगभग 17 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 7 से लगभग 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब शीतोष्ण वन के बाद सीधे हमें मिलता है ध्रुव, जहां का टेम्परेचर होता है 6 से 7 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है ध्रुव पर, ठीक है। अब मेन समझने वाली बात यहीं पे है, और मेन एनसीईआरटी भी हमें यही फोकस कर रहा है, समझाने का यही बता रहा है कि क्या बोल रहा है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने में क्या होता है कि जैव विविधता में कम देखने को मिलती है, यानी कि यहां उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहां पे उष्ण कटिबंधीय वन में क्या होगा? ज्यादा जीव वास करेंगे, ज्यादा जीव रहेंगे, और जहां पर ज्यादा जीव रहेंगे वहीं पर तो जैव विविधता होगी, क्योंकि यहां पे लगभग 3000 मिलीमीटर तक बारिश होती है, बहुत बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ के जीव ना अपने आप को एडॉप्टेशन कर लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं उसी के हिसाब से, है ना। टेम्परेचर बदलता रहता है, ये कोई नियत टेम्परेचर नहीं कि इतना हमेशा रहता है, इतने तक जाता है, ठीक है। ठंडी भी आती, गर्मी सब कुछ आता है, लेकिन इतने तक जाता है टेम्परेचर, ये बताया जाता है, ठीक है। ऐसा ना मान लो 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस हमेशा उच्च कटिबंधीय वन में रहता है, नहीं, इतना जाता है, इससे नीचे नहीं जाता है, बहुत रेयर केस में जाता है, ठीक है। तो देखो उष्ण कटिबंधीय वन में ज्यादा जीव रहेंगे, ठीक है। अब उप उष्ण में गए, थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ, तो जो वहां कम टेम्परेचर को अडॉप्ट करने वाले जीव हैं वो रहे। फिर शीतोष्ण वन में वो टेम्परेचर कम हो गया। अब आ गए ध्रुवों में। ध्रुवों में तो अचानक टेम्परेचर बदल जाता है, ठीक है। अभी देख रहे हैं थोड़ा सा गर्मी आ रही है, अचानक से देखें 2-3 घंटे बाद खूब ठंड पड़ने लगी, खूब बारिश पड़ने लगी। जब अचानक से टेम्परेचर बढ़ेगा तो बताओ वहां का जीव क्या उस टेम्परेचर को अडॉप्ट कर पाएगा? उस टेम्परेचर को क्या वो अनुकूल हो पाएगा? अब जैसे हम लोग हैं, आज रात को हम लोग सोते हैं, ये बहुत गर्मी है, आज रात को सम्मान लेते हैं, आज बहुत गर्मी है, वैसे तो ठंड है, ठीक है। आज रात हम बहुत गर्मी पे सो रहे हैं, अब सुबह उठे देखें एकदम से ठंडी हो जाए तो क्या होगा? कुछ लोग ऐसे होंगे जो मर जाएंगे, नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, मर जाएंगे ना, बिल्कुल। तो वही है ध्रुवी। और जब लोग वहां पे मर जाएंगे तो वहां पर जैव विविधता कहां से होगी? तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पे है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में है। अभी इसको एनसीईआरटी हाईलाइट कर रखा है, एनसीईआरटी ने इसे ना मेंशन कर रखा है, अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब एक चीज और पढ़ना है, इसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, जैव विविधता के प्रतिरूप के बारे में समझना मेन इसी को है, ठीक है। यही समझाएगा एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें आते हैं, इसमें 2 तरह की प्रवणता के बारे में पढ़ना पड़ेगा, 2 प्रकार के प्रतिरूप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक है अक्षांशीय प्रवणता, एक है जाति क्षेत्र संबंधित, ठीक है। एक क्या है? अक्षांशीय प्रवणता, और एक है, ये मार्कर कम चल रहा है, ठीक है, जाति क्षेत्र संबंधित। ठंड में ना मौसम मार्कर भी वो हो जाता है, जाति क्षेत्र संबंधित, ठीक है। अक्षांशीय प्रवणता हम लोगों ने देख लिया कि अक्षांशीय विविधता कैसे होती है, ठीक है। अक्षों पर, ध्रुवों पर कम विविधता पाई जाती है, लेकिन उस मतलब कि जो भूमध्य रेखा है उसके निकट, उसके समीप बहुत विविधता पाई जाती है। एंगल भी आप लोग देख रहे हैं ना, कितना एंगल है ना। अब आते हैं जाति क्षेत्र संबंधित। जैसे ये एक जंगल है, ये जंगल का एरिया यहां से है, समझना, ये जंगल है, ये पूरा क्या है? पूरा जंगल है ना। इधर भी जंगल है थोड़ा थोड़ा, है ना, मतलब जंगल है तो उसका एरिया तो रहेगा ना खूब बड़ा सा। अब सपोज दैट, देखना ये ग्राफ है, समझना कैसे है। हम इस ग्राफ में, जैसे एक आदमी है, यहां से आया, इस जंगल में घुसा, तो क्या इसे यहां पर जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी?
इस जगह पर जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो जंगल के जितना अंदर जाएगा उतना उसको जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। इस जंगल के क्षेत्र में जितना अंदर जाएगा उसको उतनी जाति समृद्धि देखने को मिलेगी कि नहीं? उसको उतनी प्रकार की जाति की विविधताएं देखने को मिलेंगी कि नहीं, है ना। जाति समृद्धि उतनी उसको देखने को मिलेगी नहीं। आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन करके रखा है, ठीक है। देखिए ऊपर जाएगा जाति समृद्धि मिलेगी, सामने जाएगा क्षेत्र में, जब वो जंगल के क्षेत्र में घुसेगा तो उसकी जाति समृद्धि बढ़ती है, ये देखो ये, ठीक है, बढ़ती है। और एक समय पर क्या आता है, एक समय में कांस्टेंट हो जाती है वो, ठीक है। यहाँ पे जैव विविधता इतनी थी, यहाँ पे इतनी हो गई, ठीक है, फिर आगे बढ़ा इतनी हो गई, और यहाँ पे जब गया तो यहाँ पे बहुत ढेर सारी जैव विविधता देखने को मिली, क्योंकि ये जंगल का बीच था, है ना, जंगल के मध्य में पहुंच चुका है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे जैव विविधता देखने को मिली। लेकिन यही जैव विविधता फिर आगे तक बढ़ती गई, यही जैव विविधता कांस्टेंट होती गई, ठीक है। तो जंगल के बाहर से जब अंदर घुसोगे तो अंदर घुसने में एक समय पर ऐसा आएगा जैव विविधताएं बढ़ती जाएंगी, फिर एक समय पर जैव विविधता कांस्टेंट हो जाएगी, एक समय पर जैव विविधता नियत हो जाएगी। इसका एक फॉर्मूला होता है यस बराबर CAZ, इसका फॉर्मूला। अब जो ये ग्राफ गया है, ठीक है, ये जो ग्राफ गया है रेखी ढाल दर्शा रहा है, ठीक है। अब ये जब जंगल का दिखा रहा है तो हर जगह का जंगल है, बहुत जंगल है, उनमें भी ऐसा होगा। तो ये जो ग्राफ गया है ना, इसको बोलते हैं लॉग पैमाना, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है log S बराबर क्या होता है? log S बराबर log C प्लस Z log A। दिख रहा है उधर? स्क्रीन ऑन करें, दिखा एक बार, नहीं दिख रहा, इधर ही लिख देते हैं, इधर लिख दे। वो फॉर्मूला जो है ना नीचे वाला, log S बराबर log C प्लस Z log A, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो यस है वो जाति समृद्धि है, ठीक है, कितनी जातियों में समृद्धि, कितनी अधिक मात्रा में वहां पे जाति पाई जा रही है। और जो ए है वो है एरिया, ए को बोलते हैं क्षेत्र, और जो जेड है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? रेखीय ढाल। बस आज का जो टॉपिक है ना भाग तीन में आज हम यही पढ़ेंगे, और ये थोड़ा सा कठिन है। इसमें से पता है सिर्फ फॉर्मूला याद करना होता है, फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखता है, एनसीईआरटी इसको कैसे समझाता है, अब हम लोग वो समझ लेते हैं। टोटल पढ़ेंगे अब एनसीईआरटी हाइलाइट्स, वो भी पढ़ेंगे स्क्रीन पर। तो आज का टारगेट है 500 लाइक, ठीक है, बस 500 लाइक। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे लाइक कर दो यार, लाइक कर दो जल्दी से, नहीं तो ना मैं पागल हो जाऊंगा सच में, तुम लोग लाइक वाइक करते नहीं। और हमारा सेकंड चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, उस चैनल पर जा करके आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखें। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग अब देखते हैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स। एनसीईआरटी हाइलाइट्स के बाद ना मैं अंतिम में ना आपको एमसीक्यू कराऊंगा, और एमसीक्यू जरूर करके जाना, ठीक है। बायो अमन मोटिवेशन चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को देखना। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स, ठीक है। तो अब है यहाँ पे जैव विविधता के प्रतिरूप, ठीक है। और प्रतिरूप में सबसे पहले हम लोग देखे थे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? अक्षांशीय प्रवणता। किसके बारे में? अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांशीय प्रवणता के बारे में आपको अभी तक बता चुका हूँ कि अक्षांशीय प्रवणता क्या होती है, कि जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसके अंश से जब हम लोग ऊपर जाते तब वहां पर क्या देखने को मिलता है? ऊपर जाने पर यह देखने को मिलता है कि जो जैव विविधता है ना वो लगातार कम होती जाती है, यानी कि ध्रुवों पर जैव विविधता कम होती है, वो मैं बता चुका हूं अभी आपको, ठीक है। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिख रखता है, एनसीईआरटी क्या मेंशन करके रखता है। जंतु व पादपों की विविधता, क्या बोल रहा है कि जंतु व पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर के असमान विविधता दर्शाती है। यानी कि जो जंतु हैं और जो पादप हैं, जो उनकी विविधताएं हैं वो समान ना होकर के वो क्या दर्शाती हैं? असमान वितरण दर्शाती हैं। उनकी जो विविधता होती है वो लगभग असमान होती है। हर जगह के जंतु अलग अलग होते हैं, हर जगह के पादप अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बहुत से जंतु व पौधे के समूह में रोचक विविधता मिलती है। कुछ जंतु होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं, कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें रोचक विविधता मिलती है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता के क्रमबद्ध प्रवणता उतार चढ़ाव होते हैं।
है ना। क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि मुख्य रूप से अक्षांशों पर जो विविधता होती है उनके क्रमबद्ध में क्या होता है, प्रवणता होती है, उनके क्रमबद्ध में उतार चढ़ाव होता है विविधता में। अब देखो, सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती है, घटती है, घटती है। बताओ, बताया था ना, बताओ 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 जी, बताया था ना कि अक्षांशों पर विविधता क्या बोल रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, जाति विविधता क्या होती है, जाति विविधता घटती है। आगे देखो, लेकिन कुछ ही अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जिनकी अक्षांशीय सीमा क्या होती है, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है। क्या बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों में अधिक जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय में शीतोष्ण या ध्रुवीय प्रदेशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में 1425 जातियां हैं। कितनी पक्षी जातियां हैं, 1400 पक्षी जातियां हैं। जबकि न्यूयॉर्क में, जो कि 41 डिग्री उत्तर में है, वहां पर 105 पक्षी जातियां हैं, ठीक है। 41 डिग्री वो उत्तर में है, लेकिन सोचो पक्षी जातियां कितनी कम हो गई, लेकिन जैव विविधता जो थी, जीवों की जो विविधता हो गई, वो क्या हो गई, एकदम से कम हो गई। वह देखो, आगे देखो, ग्रीनलैंड के 71 डिग्री उत्तर में केवल 56 पक्षी प्रजातियां हैं, ठीक है। अभी मेंशन एनसीईआरटी हाइलाइट्स हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। कि जो भूमध्य रेखा के समीप है कोलंबिया, भूमध्य रेखा के पास में है बिल्कुल, कोलंबिया में कितनी पक्षी जातियां हैं, 1400। उसके थोड़ा ऊपर जाओगे न्यूयॉर्क, वहां पे कितनी जातियां हैं, 105 पक्षी जातियां हैं। अब ग्रीनलैंड पहुंच जाओगे सबसे ऊपर, तो क्या 71 डिग्री उत्तर में, तो क्या होगा, पक्षी जातियां मात्र 56 ही है। इनको आपको याद करना पड़ेगा, इनका कोई ट्रिक ही नहीं है भैया, सिंपल है, ठीक है। अब देखो, भारत में जिसका अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंध क्षेत्र में है, ठीक है, भारत जो है जिसका अधिकतर भूभाग जो है वो उष्णकटिबंध के क्षेत्र में है, वहां पर 1200 से अधिक पक्षी जातियां हैं। कितनी है, 1200 से अधिक पक्षी जातियां हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे वाला एनसीईआरटी हाइलाइट्स देखते हैं, क्या बोल रहा है कि उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका याद आ रहा है यार, अफ्रीका थोड़ा बहुत वो है, अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग। अफ्रीका ना मतलब कि पढ़ने लायक ना रोचक चीज़ें हैं अफ्रीका के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, बहुत उसकी कंडीशंस बहुत ही ख़राब चल रही हैं, ठीक है। चलो देखो, दक्षिण अमेरिका में, इसके पहले की जब क्लास चल रही थी तो हमने आपको बताया था ना कि पृथ्वी के लंग्स कौन होते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कौन होते हैं, बताया था ना कौन होते हैं। अमेज़न जंगल को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, पृथ्वी के लंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें लिख रखा है कि दक्षिण अमेरिका के अमेज़न उष्णकटिबंध वर्षा वनों में जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। यानी कि जो अमेज़न जंगल है वहां पर जैव विविधता क्या है, अमेज़न जो उष्णकटिबंध वर्षा वन है वहां पे जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है, ठीक है। जीव के बारे में जानना हो ना, पेड़ पौधों के बारे में, तो भाई अमेज़न जाओ, ठीक है, क्योंकि वहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 40,000 पादप जातियां, कितने हजार देखना, 40,000 पादप जातियां, 3,000 मत्स्य जातियां मछली की, और 1300 पक्षी, 427 स्तनधारी, 427 उभयचर, है ना, 378 सरीसृप तथा 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी जातियों का वास होता है। ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नीट की एग्जाम दोगे ना तो पता चलेगा, क्योंकि नीट में पूरी एनसीईआरटी की लाइन उठा करके दे देता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको याद कर लो कि अमेज़न जंगल में क्या है, 40,000 से अधिक पादप जातियां, ठीक है, 3,000 मत्स्य जातियां, 1300 पक्षी की जातियां, 427 स्तनधारी, 427 उभयचर, 378 सरीसृप तथा 1,25,000 से भी अधिक अकशेरुकी जातियों का आवास है, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना, हाथ ऊपर कर दो, हाथ ऊपर कर दो। चलो फिर आगे है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस वर्षा वनों में अभी तक
है ना। अभी भी वैज्ञानिकों का अनुमान ये है कि इन वर्षा वनों में अभी भी कम से कम 2 लाख कीट जातियों की खोज तथा पहचान शेष है। ठीक है, ये वर्षा वन इतना बड़ा है कि अभी भी इसमें लगभग 2 लाख कीट जातियों की जो पहचान है ना वो अभी भी शेष है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब उष्णकटिबंध क्षेत्रों की जो विशेषता है ना कि उष्णकटिबंध क्षेत्रों में क्यों इतनी ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है उसके बारे में देखते हैं। नंबर देखिए, उष्णकटिबंध क्षेत्रों में ऐसा क्या विशेष है जिसके कारण से उसमें अधिक जैव विविधता है। पारिस्थितिकी तथा जैव विकासविदों ने बहुत सी परिकल्पनाएं की है जिसमें से मुख्य निम्न है। ठीक है, जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है, जैव विकास वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया बहुत सी परिकल्पनाएं दी हैं जो इनमें से मुख्य है कि इसी कारण से क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। चैप्टर इंटरेस्टिंग है यार, कतई जहर चैप्टर है। नंबर ए, जाति उद्भवन। जाति उद्भवन के बारे में देख लो क्या लिख रखा है कि स्पेसिएशन, ठीक है, आमतौर पर समय का कार्य है। जाति उद्भवन क्या है, जाति उद्भवन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय में बार बार हिमनद, जिसे ग्लेशियन बोलते हैं, ठीक है, बार बार हिमनद मतलब कि जो हिम होती है बार बार पिघलते रहते, बार बार बहुत ज्यादा हिमनद होता रहता है ना, ग्लेशियर पिघलता रहता है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनद होता रहा है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्रों में लाखों वर्ष के अपेक्षाकृत आबादित रहा है। ठीक है, जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है वो लाखों वर्षों से इस चीजों से क्या है, आबादित रहा है। ठीक है, वहां पर इतना ज्यादा हिमनद वगैरह नहीं होता है। ठीक है, इसी कारण से जाति विकास तथा विविधता के लिए बहुत समय मिला। ठीक है, इसीलिए जो जाति का विकास हुआ और जाति में विविधताएं पाई गई उसके लिए उसको बहुत समय मिला। किसको, उष्णकटिबंध क्षेत्रों को। अब आता है सेकंड आता है उष्णकटिबंध पर्यावरण शीतोष्ण मतलब ख नंबर बताया जा रहा है कि उष्णकटिबंध पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। जो उष्णकटिबंध पर्यावरण है वो शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न है तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्यावरण क्षेत्रों में क्या होता है, वहां पे जो मौसम का परिवर्तन होता है वो कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज तुम घर में घुसे सुबह देखे खूब बर्फबारी वो हो गई, ओले पड़ गए और खूब बर्फ पड़ गई, तुम्हारा घर पूरा बर्फ से ढक गया, ऐसे नहीं होता है। कहाँ पे, उष्णकटिबंध पर्यावरण क्षेत्रों में। ठीक है, और ये शीतोष्ण में ध्रुव की तरफ चले जाओगे तो वहां पर ऐसा होगा ही होगा, है ना। अगर तुम ध्रुव की तरफ जाओगे तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें होंगी ही होंगी। ठीक है, ध्रुव की तरफ जाने में अब देखो क्या होता है कि हिसाब से एनसीईआरटी बोल रहा है, तुम लोगों को लगेगा भैया वायुमन बोल रहा है, एनसीईआरटी बोल रहा है कि उष्णकटिबंध पर्यावरण क्षेत्र शीतोष्ण पर्यावरण के भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। यानी कि उष्णकटिबंध जो क्षेत्र है वो कम मौसमी परिवर्तन दर्शाते हैं। ठीक है, अब आओ आगे। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यह जो स्थिर पर्यावरण है ये निकेत विशिष्टीकरण को प्रभावित करता है, जिससे एक विशिष्ट प्रकार के जीव यहाँ पर उत्पन्न होते रहते हैं, जिसकी वजह से एकाधिक जाति विविधता हुई है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से एकाधिक क्या हुई है, बहुत ज्यादा जातियों में विविधता हो गई है। ग नंबर देखो क्या बोलता है, उष्णकटिबंध क्षेत्रों में क्या है कि उष्णकटिबंध क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है। जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है वहां पर अधिक सूरज आता है, वहां पे अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, और जब अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे बहुत होंगे। अब पेड़ पौधे बहुत होंगे तो क्या होगा, खाना बहुत अधिक मात्रा में बनेगा। तो देखो क्या लिख रखा है, उष्णकटिबंध क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अधिक उपलब्ध है जिससे उत्पादन अधिक होता है। अब बताओ, जब उत्पादन अधिक होगा तो जातियां, बहुत ढेर सारी जातियां वास करेंगी, उसी को रह के खाएंगी। खाएंगी कि ना खाएंगी, बिल्कुल खाएंगी। और अगर शीतोष्ण की बात करें, वहां पे ज्यादा सूर्य नहीं जाता, वहां पे खाने नहीं देगा तो खाएगा कौन, और जब खाएगा नहीं कौन तो जाति वहां पे कहाँ रहेगी। इसीलिए शीतोष्ण में जातियां कम होती हैं, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता का होता है। ठीक है, यानी कि सूर्य देखो, उष्णकटिबंध क्षेत्रों में जब सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, खाना बनाएगा तो यहाँ पे घ नंबर होगा। घ नंबर अपने से लिख लेना कि इन क्षेत्रों में जो स्पर्धा होगी ना वो बिल्कुल कम होगी, स्पर्धा बिल्कुल ना के बराबर होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ने, वो है जातीय क्षेत्र संबंध।
ठीक है, क्या है? जातीय क्षेत्र संबंध। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जातीय क्षेत्र संबंध। क्या देखेंगे? जातीय क्षेत्र संबंध। ठीक है, जर्मन के महान प्रकृतिविद, ठीक है, प्रकृतिविद का मतलब जो प्रकृति के बारे में अपार नॉलेज रखते हो, ठीक है, प्रकृति वैज्ञानिक व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वान हाम्बोल्ट। नाम याद करो कि कौन है? अलेक्जेंडर वान हाल्मोंट ने दक्षिण अफ्रीका के जंगलों का गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि यानी कि अलेक्जेंडर वान हाल्मोंट ने दक्षिण अफ्रीका के जंगलों का जब वो गहन अध्ययन कर रहे थे, गहन अन्वेषण के समय उन्होंने दर्शाया, और क्या दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण सीमा की, ठीक है, जातीय अन्वेषण जो क्षेत्र होता है वो सीमा बढ़ने के साथ बढ़ती है। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इस जगह से इंटर करेंगे, अंदर जाएंगे जंगल की तरफ, तब क्या होगा? आपको जातीय विविधता, क्या लिखा? जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ने के साथ क्या होता है? वो भी बढ़ती है। ठीक है, यही डायग्राम हमें समझना है ना। क्या देखे थे अभी? लॉग एस बराबर जो फॉर्मूला था, ठीक है, एस बराबर जो फॉर्मूला था, इन दोनों फॉर्मूला को बस याद करना है। बढ़ती है, कौन बताया इसको? कौन बताया? तो याद कर लो, अलेक्जेंडर वान हाम्बोल्ट ने क्या बताया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो कि वास्तव में जाति समृद्धि और वर्ग को, जैसे कि अनावृत बीजी पादप, पक्षी, चमगादड़, है ना, अलवड़ी मछलियां, जो अलवड़ी जल में मछलियां पाई जाती हैं, इनमें व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार अति परवलय, ठीक है, रेक्टेगुलर हाइपरबोल होता है। क्या होता है? आयताकार अति परवलय। ये देखो, आयताकार अति परवलय ये होता है। ठीक है, अब देखो लघुगणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है, जो कि निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो लघुगणक पैमाने हैं उसके द्वारा जो ये संबंध एक सीधी रेखा में दर्शाता है, जो लॉग लॉग पैमाना होता है। ठीक है, लॉग लॉग पैमाना। सीधी रेखा क्या है? लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जहां पर क्या है? एस जाति समृद्धि, ए क्षेत्र, इसको मैंने बता चुका है ना, इसको मैंने तुम लोग को भली भांति बता दिया है। सी क्या है? सी बराबर वाई माइनस अंताखंड, जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, सी बराबर क्या होगा? वाई माइनस अंताखंड। अब देखो पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने बताया कि जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या बताया कि z का मान 0.1 से 0.2 परास में होता है। z का मान कितना होता है? z का मान 0.1 से 0.2 परास में होता है। ठीक है, भले ही क्या? भले ही वर्गीकी समूह अथवा क्षेत्र, ठीक है, भले ही वर्गीकी समूह अथवा क्षेत्र भिन्न भिन्न हो। ठीक है, वर्गीकी समूह अथवा क्षेत्र, जैसे कि ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन के वर्गीकी समूह अथवा क्षेत्र, ठीक है, जैसे कि भले ही वर्गीकी समूह अथवा क्षेत्र कुछ भी हो, ठीक है, उनका जो परास होगा 1.2 से 1.1 से 1.2 वो परास सेम ही होगा, भले ही उसका वर्गीकी क्षेत्र, भले ही जंगल कौन सा हो। ठीक है, अब देखो समयासरण रेखा जो थी रिग्रेशन लाइन होती है। ठीक है, समयासरण रेखा जो ढाल वाली रेखा थी, समयासरण रेखा रिग्रेशन लाइन की ढलान जो है वो आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी होती है। किसी जंगल का भी लोगे तो आश्चर्यजनक रूप से जो वो ढाल है ना, वो लगभग आपको एक जैसी ही मिलेगी। ठीक है, रिग्रेशन लाइन आपको क्या मिलेगी? रिग्रेशन लाइन आपको एक जैसी ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन यदि हम एक बड़े समूह, ठीक है, क्या करते हैं कि यदि हम एक बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप को ले लें, ठीक है, पूरे एक महाद्वीप को ले लें, बड़े समूह को ले लें, तो बड़े समूह के जातीय क्षेत्र संबंध का विश्लेषण करते हैं, तब ज्ञात होता है कि जो रिग्रेशन लाइन थी समयासरण रेखा की, वो ढलान तीव्र रूप से तिरछी खड़ी होती है। ठीक है,
तीव्र रूप से वहां पे ये तिरछी खड़ी होती है, क्योंकि वहां की जो जाति विविधता होती है वो अलग होती है। कहाँ की विविधता? संपूर्ण महाद्वीप की जाति विविधता अलग होगी। तो वहां पे जेड का मान क्या होगा? वहां पे जेड का मान अगर जंगलों का देखा गया तो क्या होगा? जंगलों का जेड का मान क्या होगा? 1.0.1 से 0.2। यहां पर जेड का मान परास में होगा 0.6 से 0.6 से 1.2 होगा। ठीक है, यहां पर इसका ये परास मान होगा। ये देखो, यही है लॉग लॉग पैमाना। ठीक है, ये समति जाति दर्शाता है, ये क्षेत्र दर्शाता है। ये देखो फॉर्मूला, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम किसी जंगल के अंदर जाते हैं, किसी जाति में विविधता में प्रवेश करते हैं, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि अंदर बहुत ज्यादा विविधताएं पाई जाती हैं और सामने यहाँ पे कम विविधता होगी। इस जगह कम विविधता होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे और ज्यादा होगी, और इस जगह पर और ज्यादा होगी। ठीक है, ये है जाति विविधता। अब आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है इसमें? ये क्या है? जाति और संबंध का प्रदर्शन लॉग लॉग पैमाने पर संबंध रेखी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि जाति विविधता एवं संरक्षण, जाति विविधता एवं संरक्षण, इसको जूम इन करिए, क्लियर है। ठीक है, उदाहरण दे रखा है कि विभिन्न महाद्वीपों के, क्या है कि विभिन्न महाद्वीपों के उष्ण कटिबंध वनों के, ठीक है, विभिन्न महाद्वीपों के उष्ण कटिबंध वनों के फलाहारी पक्षी, जो फलहारी पक्षी हैं, तथा स्तनधारी का लेखा, स्तनधारियों के रेखा का जो ढलान है वो क्या है? 1.15 है। ठीक है, इनकी जो रेखा का जो ढलान होगा वो कितना होगा? 1.15 होगा। क्या होगा? 1.15 ये रेखा का ढलान दे दिया है आपको। ठीक है, इस संदर्भ में तिरछी खड़ी लाइन का क्या अर्थ होगा ये आप निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब देखें क्या है, कुछ और भी है। हाँ, अब आते हैं हमारे एमसीक्यू। एमसीक्यू चाचा, ठीक है, कौन आते हैं? एमसीक्यू। हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आज का एनसीईआरटी हाइलाइट्स यहीं पर खत्म होता है। एनसीईआरटी जो बोलता है हम वही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व। ठीक है, कि जो जाति विविधता होती है, ठीक है, जाति विविधता जो होती है उसका जो पारितंत्र में किस प्रकार से महत्व होगा हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पहला। अल्फा विविधता शब्द से तात्पर्य है, जो अल्फा विविधता होती है उस शब्द से क्या तात्पर्य है? नंबर 1 अनुवांशिक विविधता, जाति विविधता, सामुदायिक और पारिस्थितिकी विविधता, पादपों के मध्य। जो अल्फा विविधता शब्द है उससे तात्पर्य क्या है? एक होती है अल्फा विविधता, एक होती है गामा विविधता, और एक होती है बीटा विविधता। जो अल्फा विविधता होती है वो किसी एक समुदाय में होती है। ये जैसे एक समुदाय है, एक समुदाय के अंदर होने वाली विविधता को बोलते हैं अल्फा विविधता, और दो समुदाय के अंदर होने वाली विविधता को बोलते हैं गामा विविधता। ठीक है, बीटा विविधता। और अधिक समुदायों के अंदर, कई भौगोलिक क्षेत्र में अधिक समुदायों, अधिक जीवों के अंदर होने वाली विविधता को बोलते हैं गामा विविधता। अल्फा बीटा गामा, अल्फा मतलब एक समुदाय है ना, बीटा मतलब एक से अधिक समुदाय में होने वाली विविधता, और गामा मतलब पूरे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर होने वाली विविधता को बोलते हैं गामा विविधता। इसका सही आंसर होगा सामुदायिक और पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है? भारत में किस चीज में सर्वाधिक जाति विविधता पाई जाती है? मूंगफली में, आम में, चावल में, मक्का में। किस में पाई जाती है? मूंगफली में पाई जाती है, आम में, चावल में, मक्का में। तो हमने आपको बताया था कि जो धान की खेती होती है उसमें लगभग 50,000 जाति विविधता पाई जाती है। तो जो चावल है, जो धान है, उसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा जाति अनुवांशिक जाति विविधता पाई जाती है। अनुवांशिक विविधता होती है कि अनुवांशिक रूप से अलग अलग होती है। इसीलिए देखें कई मेर के चावल आते हैं। ठीक है, चावल के जो रूप, रंग, स्वाद है ना, मिठास, ये वो सब कुछ अलग अलग होता है। और आम का देख लें तो भारत में लगभग 1000 से अधिक आम की प्रजातियां पाई जाती हैं, आमों में विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हमारा जो सेकंड चैनल है बायोमन मोटिवेशन, उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर देखो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।